हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज हम लोग पंचायती राज के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करके इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। देखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने 3 पार्ट में पंचायती राज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, तो आज कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और लास्ट के जो सारे वीडियोज़ हैं, स्पेशली जो हमारा फर्स्ट वीडियो, उसमें हम लोगों ने इसके इवोल्यूशन को अच्छे से समझा था और जो भी इसके अंदर प्रोविजंस है उसको हम लोगों ने लास्ट के सारे सेगमेंट्स में देख लिया है। तो यहाँ हम बस जल्दी से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसको मैं ज़्यादा इवैल्यूएट नहीं करूँगी। अगर आपको किसी भी तरह कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किया था, तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 41 से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैड रिकमेंडेड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो दिया गया कमिटीज़ हैं उनमें से किस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। तो देखिए, जब भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको एग्जामिन करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था 1952 में। तो बलवंत राय मेहता ही वो इंसान थे जिन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पीपल के पार्टिसिपेशन को पहली बार रिकमेंड किया था। बाकी के जो नेक्स्ट कमिटीज़ आए थे उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और क्या क्या सुधार होना चाहिए उसके बारे में बताया था। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी को जब मैंने डील किया था तो वहाँ पे वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इन दोनों में जो भी कमियां थी, इन दोनों को और कैसे स्ट्रेंथन करना चाहिए उसके बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए बलवंत राय मेहता जी को कमेटी का गठन किया गया था उनके अंडर। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन हमारा, स्टेटमेंट 1, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज द कल्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया था। स्टेटमेंट 2 हमारा है, द स्टेट शुड टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट को स्टेप्स ऐसा लेना चाहिए कि विलेज पंचायत को पावर देना चाहिए, अथॉरिटी देना चाहिए, जैसा कि नेसेसरी हो उनको एज अ सेल्फ गवर्नमेंट का यूनिट बनाने के लिए। यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का जो यूनिट है, एक यूनिट है, वो अगर एक पंचायत है तो उस पंचायत में ऐसा पावर प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट को जैसा कि नेसेसरी हो। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है। तो देखिए, यहाँ स्टेटमेंट 2 तो हमारा करेक्ट है एंड फर्स्ट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट में इस बारे में बात की गई थी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की डायरेक्टली बात कर रही है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कहा गया है। जबकि सेकंड जो बात कर रहा है वो सिंपली ये बात कर रहा है क्या पावर होना चाहिए और क्या अथॉरिटी होना चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट में, ना कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कुछ स्पेसिफिकली डील कर रहा है। तो दोनों तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज। यानी कि पंचायती राज के बारे में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें कौन कौन से बातों का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एट ऑल लेवल्स। फर्स्ट देखिए, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सारे लेवल्स पे मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो चेयरमैन का होगा, ना कि मेंबर्स का। तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है, तो फर्स्ट जैसे ही आप करेक्ट करेंगे ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड हमारा डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट द विलेज लेवल। अब यहाँ भी मैंने कई बार डिस्कस किया है लास्ट के वीडियोस में कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है यानी कि जो चेयरपर्सन होता है विलेज लेवल पे, उनका इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता। यहाँ पे स्टेट डिसाइड करती है मैनर जिसके तहत कि चेयरपर्सन का इलेक्शन हो। तो सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी जैसे ही आप सेकंड को एलिमिनेट करेंगे, ए सी एंड बी एलिमिनेट होकर के हमारा ऑप्शन क्या बच जाएगा, ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है। इनडायरेक्ट
इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन इंटरमीडिएट लेवल्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये हम लोगों ने बात किया था कि जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, ब्लॉक लेवल होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, वहाँ पे इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है चेयरपर्सन का उन्हीं मेंबर्स में जो ऑलरेडी इलेक्ट होकर वहाँ पे जा चुके हैं। फोर्थ हमारा है मैंडेटरी प्रोविज़न है, यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन करवाती है, तो फोर्थ भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट documents were suggested for having elections of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे फर्स्ट ऐसा कौन सा जो कमिटी था या कौन सा ऐसा रिपोर्ट था जिसने सजेस्ट किया था कि पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा है रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ARC, सेकंड अशोक मेहता कमेटी, थर्ड हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी, डी हमारा दिवाकर कमेटी रिपोर्ट। देखिए दिवाकर कमेटी आपने इतना पढ़ा है, दिवाकर कमेटी रिपोर्ट के बारे में स्पेसिफिकली हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा, हाँ, लेकिन 1963 में दिवाकर कमेटी रिपोर्ट आई थी स्टडी करने के लिए कि ग्राम पंचायत और जो ग्राम सभा होता है वो कैसे वर्क करे, उनका मूवमेंट किस तरह से हो। तो ये 1963 में आई थी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी कमेटी नहीं थी जिसके बारे में हम लोगों ने स्पेसिफिकली पढ़ा है। तो डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जो सी है बलवंत राय मेहता कमेटी, वो सबसे पहली कमेटी थी, तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे ऐसी कोई बात नहीं की थी, तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अशोक मेहता कमेटी जो थी उन्होंने ये कहा था कि ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का पंचायत लेवल के सारे इलेक्शंस में, यानी कि पंचायत का जो भी इलेक्शन होता है उसमें सारे लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिवॉल्यूशनरी फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि वैसा कौन कौन सा रिवॉल्यूशनरी फीचर्स था। ये रिवॉल्यूशनरी फीचर्स जिन्होंने कंप्लीट चेंज ला दिया सोसाइटी में, आप ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने सोसाइटी में एक ऐसा चेंज लाया, रिवॉल्यूशनरी जिसको हम लोग हिंदी में क्रांतिकारी कहते हैं, यानी कि बहुत बड़े स्तर पे चेंज लाया। फर्स्ट है हमारा बेस्ट ऑल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है क्योंकि 73rd अमेंडमेंट के द्वारा ही इनको प्रोवाइड करा गया था। फर्स्ट आप करेक्ट करेंगे तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड हमारा स्टेटमेंट है मैंडेटरी इलेक्शन टू PRIs, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, मैंडेटरी होता है, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है इलेक्शंस को। तो सेकंड हमारा करेक्ट है, तो ए भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड हमारा इंट्रोड्यूस ऑफ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट विद पावर्स इन रूरल इंडिया, यानी कि थर्ड टीयर, पहला टीयर कौन है गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड टीयर हमारी है स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे एक टीयर गवर्नमेंट आती है जो लोकल लेवल पे आती है। तो इसके बारे में भी बात कहाँ की गई थी, 73वें संविधान संशोधन में। तो थर्ड हमारा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4, 33% रिजर्वेशन की बात की गई है चेयर मेंबरशिप और सीट्स में विमेंस के लिए पंचायत के हर एक लेवल पे। फोर्थ हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है, तो ये भी हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा है, लास्ट के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए विमेंस के लिए सारे लेवल पे और एज अ चेयरपर्सन के लेवल पे भी, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं भी इंक्लूड होंगी साथ साथ में 33% के अंदर ही। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, अंडर विच प्रोविजन डज द गवर्नर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, यानी कि किस प्रावधान के तहत गवर्नर जो होते हैं स्टेट के वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन को, जो कि पंचायत का फाइनेंशियल पोजीशन का रिव्यू करती है। फर्स्ट हमारा अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, यानी कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर से उनका कॉन्स्टिट्यूशन करती है। बी हमारा बाय रिजोल्यूशन पास्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा रिजोल्यूशन पास करके जो कि स्टेट असेंबली के द्वारा पास कराया जाए। सी हमारा अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 243(1), देखिए यहाँ पे 243(1) नहीं 243(I) होगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डी हमारे इन अकॉर्डेंस विद रिजोल्यूशन पास्ड इन द राज्यसभा, यानी कि जैसा रिजोल्यूशन राज्यसभा के द्वारा पास कराया जाए। तो देखिए डी तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा, यहाँ पे राज्यसभा नहीं आती है और ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर भी नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि गवर्नर का जो अथॉरिटी होता है वो डिस्क्रिशनरी पावर के तहत नहीं आता है, जबकि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो हमारी कंप्लीटली किसके तहत आती है, वो आती है हमारी
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल के जस्टिसेबल पार्ट में आती है, ना कि गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर में। तो ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 243I में ऐसा दिया हुआ है कि फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमीशन का हर एक 5 साल में गठन करेगी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन फॉर, यानी कि जो 73वां संविधान था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन किसको प्रोवाइड किया था। फर्स्ट हमारा बिल्डिंग अ 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, यानी पंचायती राज का 3 स्तरीय स्ट्रक्चर को। सेकंड है हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, यानी कि वुमेन के सीट्स के रिजर्वेशन के लिए। तो सेकंड तो हमारा करेक्ट है, यहाँ पे वुमेन के रिजर्वेशन की बात की गई थी, तो सेकंड आप करेक्ट करेंगे तो हम ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देते हैं। थर्ड हमारा विड्रॉल ऑफ राइट ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड इलेक्शंस टू पंचायत, यानी कि जो राइट ऑफ गवर्नमेंट होगा इलेक्शन को होल्ड करने का उसको विड्रॉ करना। फोर्थ है हमारा टेकिंग अवे द राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू गिव ग्रांट्स टू पंचायत, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत को ग्रांट देना यहाँ पे ये कहा गया है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पंचायत को ग्रांट नहीं दे सकती। यहाँ पे ये कह रहा है टेकिंग अवे द राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ से हटा देना, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट नहीं देना कि वो वहाँ पे ग्रांट दे सके। तो फोर्थ तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारा बचता है स्टेटमेंट थर्ड, विड्रॉवल ऑफ द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड इलेक्शन टू पंचायत, यानी कि अब गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट भी नहीं होगी कि वहाँ पे पंचायत पे विड्रॉ कर सके, इलेक्शन को करवा सके। तो यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो तो गवर्नर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, तो यहाँ पे तो स्टेट के पास पावर है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास केवल ऑप्शन 1 बचता, ऑप्शन ए बचता है, जिसमें स्टेटमेंट 1 और 2 हमारा करेक्ट है। यहाँ पे 3 टियर स्ट्रक्चर की भी बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर पंचायत बिन मेड, यानी कि पंचायत के लिए कौन सा प्रोविजन को बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि किस पार्ट में इसके बारे में डील की गई है। फर्स्ट हमारा पार्ट 9, सेकेंड हमारा पार्ट 4, थर्ड हमारा पार्ट 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है पार्ट 9A। तो देखिए पार्ट 3 तो ऐसे ही आप सब जानते हैं कि इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, और पार्ट 4 में किसके बारे में बात की गई है, DPSP के बारे में बात की गई है, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है। तो ये तो आप B एंड C एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो A है एंड D है, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो देखिए पहले आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड बाद में आया 74th। तो 73rd में जो है पहले आया तो यह पार्ट 9 में के अंदर आ जाएगा, और 74th पार्ट 9A के अंदर आ जाएगा। इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की जाती है। तो पंचायत के लिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें इसके बारे में पार्ट 9 में डील की गई है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा कमेटी था जिन्होंने रिकमेंड किया था कि सेपरेशन होना चाहिए रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल का, यानी कि रेगुलरिटी करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होनी चाहिए और डेवलपमेंट फंक्शन के लिए अलग कमेटी होनी चाहिए, अलग प्रोविज़न होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो देखिए फर्स्ट हमारा दंतेवाला कमेटी, सेकंड हनुमंत राव कमेटी, थर्ड हमारा कोठारी कमेटी एंड डी हमारा GV राव कमेटी। तो देखिए जो फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा GV राव कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि जो रेगुलेटरी और डेवलपमेंट का जो फंक्शन होगा उसको सेपरेट करा जाए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हु रिकमेंड्स द गवर्नर द प्रिंसिपल which should govern the distribution between the state and panchayat of net processed of tax, tolls, fees liable by the state which may divided between them। देखिए हम लोग बार बार डील करते आए हैं कि गवर्नर को कौन रिकमेंड करता है कि किस प्रकार से स्टेट और पंचायत के बीच में जो टैक्सेस है, टोल्स का डिवीज़न होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन में आ चुका है। देखिए यहाँ पे जो जिला परिषद तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली, कभी आपने नहीं भी पढ़ा हो तो या आपने पहले के लेक्चर को नहीं भी देखा है तो। अब यहाँ पे आता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट और स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे जो पंचायत और स्टेट के बीच में डिवीज़न होता है, टैक्सेस का, टोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड फॉर द 73rd अमेंडमेंट, यानी कि 73वें संविधान के लिए कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रोवाइड, मतलब कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमारा इलेक्शन थ्रू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा इलेक्शन करवाना। फिर है हमारा डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो फंक्शन होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाएगा 73rd के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। सी है हमारा, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्रिएशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये तो हमारा करेक्ट है, ये हम लोग बार बार डील करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग अप अ 3 टियर इंडियन फेडरेशन, ये भी सही है, 3 टियर इंडियन फेडरेशन होना चाहिए। यहाँ थर्ड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है। तो थर्ड एंड फोर्थ एक साथ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा एंड बी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है या नहीं। तो डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो फंक्शन होता है, जो पावर होता है पंचायत के पास, वो अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ लगता है कि वैसा पावर उनके पास होना चाहिए तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अब फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो देखिए जो नेशनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाते, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन आती है इलेक्शन करवाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 52। द अशोक मेहता कमेटी 1977 वाज रिकमेंडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, तो किसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था। फर्स्ट हमारा मंडल पंचायत, सेकंड है नगर पंचायत, थर्ड है पंचायत समिति एंड फोर्थ हमारा ग्राम पंचायत। तो देखिए अशोक मेहता कमेटी के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, इन्होंने 2 टियर सिस्टम की बात की थी। देखिए यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था 2 टियर सिस्टम की बात की थी अशोक मेहता ने, और इन्होंने न्याय पंचायत के लिए के बारे में भी रिकमेंड किया था। इसके अलावा जो मंडल पंचायत है, मंडल पंचायत के बारे में भी अशोक मेहता कमेटी के द्वारा कहा गया था। देखिए इस कमेटी का रिकमेंडेशन था कि 3 टियर सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी उसको रिप्लेस करके 2 टियर सिस्टम लाना चाहिए, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वहाँ पे जिला परिषद होनी चाहिए, और जो विलेज लेवल पे है, पंचायत लेवल पे, यहाँ पे बहुत सारे विलेज को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एक साथ ला करके मंडल पंचायत बनाना चाहिए। तो ये अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था, बट इसको फॉलो ना करते हुए हमारा यहाँ पे 3 टियर सिस्टम को ही अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत कंटेंट्स, देखिए 11th शेड्यूल में किस पंचायत के लिए कितना प्रोविज़न को, कितने आइटम्स को रखा गया है। यहाँ पे हम लोगों ने बार बार डील किया है, कितना आइटम्स है यहाँ पे 29 आइटम्स है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और हमें चूज यहाँ करना है क्या, करेक्ट ऑप्शन को। 73वें संविधान संशोधन में किसे ऐड किया गया था। फर्स्ट है हमारा 427% रिजर्वेशन टू द अदर बैकवर्ड क्लास। देखिए लास्ट क्लास में भी ये वाला आया था हमारा क्वेश्चन कि 427% रिजर्वेशन, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं था ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, इसके बारे में बात ही नहीं की गई थी। अगर रिजर्वेशन देना भी हो तो वहाँ पे स्टेट डिसाइड करेगी कि रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है, तो फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर देंगे, जैसे ही बी डी ए एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा। यानी कि जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत के इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो इलेक्ट होंगे उन्हीं मेंबर्स में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। सेकंड जो है रिजर्वेशन ऑफ एसटीज एससीज के बारे में बात की गई है और इसमें यहाँ पे, और जो यूनिफॉर्म 5 ईयर टर्म होगा लोकल बॉडीज़ का उसके बारे में बात की गई, यानी कि यहाँ पे भी जो पंचायत का उनका 5 साल का टर्म फिक्स होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हमारे यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 55। एज पर आर्टिकल 243H ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट may by law provide for making grants in aid to the पंचायत from। देखिए यहाँ पे जो 243H है 73वें संविधान संशोधन के तहत, उसमें लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट होगी, वो किस प्रकार से ग्रांट्स इन एड प्रदान करेगी पंचायत को, प्रोवाइड करेगी पंचायत को ग्रांट्स इन एड, किस प्रकार से उन्हें दिया जाएगा। तो उन्हें कहाँ से दिया जाएगा ग्रांट्स इन एड। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कंटिजेंसी फंड ऑफ प्रेसिडेंट, सेकंड है कंटिजेंसी फंड ऑफ गवर्नर। देखिए कंटिजेंसी फंड आप इसको तो जानते हैं, इसको किसी भी अनफॉर्सीन सिचुएशन के टाइम में एक्सपेंडिचर के लिए लाया जाता है। तो ए एंड बी तो हमारा एकदम एक्सट्रीमली मतलब अजीब सा से यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दिया गया है, जो कि करेक्ट हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन, क्योंकि कंटिजेंसी फंड हम सबको पता है कभी भी लाया जाएगा तो अनफॉर्सीन सिचुएशन के लिए। तो पंचायत कोई अनफॉर्सीन सिचुएशन तो नहीं है।
नेक्स्ट सी हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और लास्ट हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो ग्रांट्स दिया जाता है वहाँ पे स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड आता है, ना कि इंडिया का। अब खुद यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए कि पूरे इंडिया में कितने सारे स्टेट है, उसके बाद कितने सारे डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फिर उसमें कितने सारे पंचायत आएंगे। अब इन सब को चुन चुन करके एक एक करके सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से ग्रांट प्रोवाइड करना एक बहुत ही टफ काम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन हैज़ बीन लेफ्ट टू द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैंने बार बार डील किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है पंचायत के बारे में डिसाइड करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लास। सेकेंड है ऑल पोस्ट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ द फील्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस। थर्ड हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। एंड फोर्थ हमारा रिजर्वेशन अप टू 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत। तो देखिए, डी तो हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में कि 1/3 रिजर्वेशन होना ही चाहिए। इसके अलावा पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ST SC को रिजर्वेशन होना चाहिए, ये भी दिया हुआ है। एंड हमारा थर्ड भी दिया हुआ है कि जितना भी सारा पोस्ट होगा सारे लेवल पे वो डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेमोक्रेसी की बात की गई, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई, तो डायरेक्ट इलेक्शन तो इसमें होंगे ही। लेकिन मैंने बार बार डील किया है कि बैकवर्ड क्लास को अगर रिजर्वेशन देना हो तो स्टेट डिसाइड करेगी, अगर उनका पंचायत में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना हो तो कितना रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे स्टेट डिसाइड करती है। तो पंचायत का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा फुल चैप्टर का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर द फॉलोइंग कमिटीज सेट अप टू स्टडी द स्ट्रक्चर पावर एंड फंक्शंस टू बी असाइंड टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो कमेटी है जो सेटअप की जाती है पावर फंक्शन एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो भी पावर फंक्शन होगा उसको डिसाइड करने के लिए जो कमेटी गठित की गई उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो देखिए, फर्स्ट हमारा संथानम कमेटी, सेकंड है अशोक मेहता कमेटी, थर्ड है बलवंत राय मेहता कमेटी, फोर्थ है हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा फोर्थ GV के राव कमेटी। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा भी याद होगा हमें, सबसे पहले कौन सा कमेटी लाया गया था 1952 में, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो फर्स्ट में क्या आना चाहिए, 3 होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा B एंड D तो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चाहे तो 4 होगा पहले, चाहे तो 1 होगा। तो 4 में क्या है, GV के राव कमेटी। अब GV के राव कमेटी पहले लाई गई थी कि अशोक मेहता कमेटी, ये तो हमें पता है कि अशोक मेहता कमेटी 1977 में लाया गया था और GV के राव कमेटी उसके बाद आया था। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डील किया था, अशोक मेहता कमेटी आई थी 1977 में और GV के राव कमेटी 1985 में। ये हमारा फर्स्ट क्लास का लेक्चर था। तो देखिए GV के राव कमेटी कब आई थी, 1985 में। इसके बाद संथानम कमेटी बचती है हमारी। अब यहाँ पे जो भी होगा तो सेकंड के बाद ही फर्स्ट होगा, ये हमें पता है। चलिए, संथानम कमेटी हम लोगों ने डील नहीं किया था, लेकिन संथानम कमेटी कब आई थी, चलिए मैं बताती हूँ। संथानम कमेटी हमने डील नहीं किया था, तो हमारा पहले तो 3 होगा, उसके बाद कुछ भी होगा तो 2 के बाद ही 4 आएगा ना, 2 के बाद ही 4 आएगा। तो यहाँ पे 2 के बाद तो 1 है, जबकि यहाँ 2 के बाद तो 4 को आना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि 4 जो है वो 2 के पहले तो आएगा नहीं। तो हमारा 4 जो है वो 2 के पहले नहीं आ सकता है, यानी कि अशोक मेहता कमेटी है जो वो GV के राव कमेटी के बाद नहीं आएगी, क्योंकि ये 1985 में गठित की गई थी 1977 में। तो यहाँ पे अगर आपको संथानम कमेटी का डेट नहीं भी पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आया था थर्ड हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद आया था संथानम कमेटी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी एंड उसके बाद फिर हमारा GV के राव कमेटी। अब जो संथानम कमेटी है उसको 2 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1963 में एंड 1 बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1965 में। अब जो 1963 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसमें पंचायती राज के फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया। तो 1965 में जो था वो था इलेक्शन कैसे होना चाहिए इनका, उसके लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि इनको कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद फिर फाइनेंस कमीशन का भी गठन किया गया या तो फिर इलेक्शन कमीशन का भी गठन किया गया। तो इसको 1963 और 65 में गठन किया गया था संथानम कमेटी का। तो ये आज सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।